एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। जय जगन्नाथ सभी को। हम लोग सीपीटी उड़ीसा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। मैंने 3 पहले पार्ट्स बना दिए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं या फिर हमारे प्रीमियम मॉक्स अगर परचेस करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जा सकते हैं अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। हमने पिछले सालों में बहुत सारे लोगों को राजेंद्र जो है यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी और जितने भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उड़ीसा में, वहाँ पे इनरोल होने में, एडमिशन लेने में मदद किया है। और बहुत सारे लोग उड़ीसा से हमारे बैच में आते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। किसने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कॉपी पेन लेकर बैठें और देखें आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन कैसा है आपको ये भी मालूम लग सके। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था। और ये 16th आपके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। एक चीज़ और मैं आपको फन फैक्ट बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कैसे 1 रुपए का सिक्का चलता है, 2 रुपए का सिक्का चलता है ना, 5 रुपए का सिक्का। उसी तरह से आपका वहाँ सेंट का सिक्का चलता है अमेरिका में। जैसे 100 सेंट होता है ना, तो उसको $1 बोला जाता है। कैसे हमारे यहाँ 100 पैसा का 1 रुपया होता है। तो डॉलर की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के सेंट का भी बहुत वैल्यू होता है। तो जो आपका 1 सेंट का जो कॉइन होता है ना, उसको वहाँ पे अमेरिका में पेनी बोला जाता है। ओके। तो इसीलिए आपने बहुत सारे मूवी डायलॉग में सुना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इवन सिंगल पेनी, कि मैं आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला या सिंगल पेनी नहीं देने वाला। तो ये जो पेनी का कॉइन है ना, ये पेनी के कॉइन में आपका अब्राहम लिंकन का ही फोटो जो है छपा हुआ होता है। ये 1 सेंट का कॉइन होता है। उसी तरह से वहाँ एक 5 सेंट का भी कॉइन आपको देखने को मिलता है। और 5 सेंट के कॉइन को हम लोग निकल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब आप क्या ध्यान रखिएगा, ये मैं बस ऐसी फन फैक्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। और 5 सेंट के कॉइन में आपका जो थर्ड प्रेसिडेंट अमेरिका के थे ना, जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने ही बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स, नो टैक्स, सॉरी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि जब तक आप मुझे प्रतिनिधित्व नहीं दोगे पार्लियामेंट में, तब तक हम लोग टैक्स नहीं देने वाले। और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी अमेरिकी क्रांति में। तो 5 सेंट के कॉइन को निकल कहते हैं। और जो 10 सेंट का कॉइन वहाँ पे चलता है, मतलब आप मान सकते हैं कि 10 पैसे का कॉइन, क्योंकि सेंट की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको डाइम बोला जाता है। और उस पे किसका आपका फोटो होता है, एफडीआर का, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। ध्यान में रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बहुत बड़े आपके प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में आपको कहानी में बताऊं तो ये व्यक्ति 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। अभी अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा तो एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। 8 साल से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। जैसे अभी ट्रम्प का ये दूसरा कार्यकाल है, ये सेकंड टेन्योर है, तो ये पूरा करने के बाद ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के टाइम में ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। इनकी डेथ हो जाती है बीच में और लोग डर के ये नियम लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कि अगर एफडीआर के जैसा कोई पॉपुलर प्रेसिडेंट हो गया तो पता चला कई लोगों का पॉलिटिकल करियर खा जाएगा, वही हमेशा प्रेसिडेंट बनता जाएगा। जैसे ओबामा चाहते तो थर्ड टर्म भी जीत सकते थे, लेकिन अब ऐसा कानून है नहीं। तो कैसा रहा ये फन फैक्ट, आपको कैसा लगा जान के। और स्लेवरी को भी अबोलिश किया था अब्राहम लिंकन ने, वहाँ जो दास प्रथा थी आपको वहाँ अमेरिका में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अभी ही, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। उड़ीसा से हमेशा से सपोर्ट मिलते आया है, पढ़ो तो ऐसे को। और मुझे उम्मीद है आप लोग सब सपोर्ट करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान का नाम लेकर आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ यूनिटरी स्टेट। तो यूनिटरी स्टेट का क्या मतलब होता है, पहले आप लोग आंसर करें वीडियो पॉज करके, तब मैं आपको बताता हूँ। तो यूनिटरी स्टेट का मतलब होता है कि आपको पूरा का जो पूरा पावर होता है वो सेंटर के पास होता है। आपको हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को मिले नीचे में, लेकिन उन लोकल गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है वो आपका डेलीगेटेड पावर होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही पावर को लोकल गवर्नमेंट्स को यूज करने के लिए दे देती है। तो उसी को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जहां पावर डिवाइड किया जाता है आपका सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में, इसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, फेडरलिज्म, संघवाद बोला जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। पेसा एक्ट किस चीज से रिलेटेड है। तो पेसा एक्ट आपको पता होगा, आपका जो
आपका पंचायती राज जो एक्सटेंशन एक्ट है, ओके, ये स्केड्यूल एरिया में उसको एक्सटेंड करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को इसको लाया गया था 1996 के आसपास में। और पेसा एक्ट जो है ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेट करता है। ट्राइब्स लोग जो हैं वो किस तरह से आपका पंचायती राज को अडॉप्ट करें उस चीज़ से आपको रिलेट करता है। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79 में। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ उड़ीसा स्टेट प्लानिंग बोर्ड। तो देखिए, किसी भी स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड होता है ना, उसके चेयरमैन हमेशा वहाँ चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। तो जो आपके चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है अभी आपके चीफ मिनिस्टर। मैंने इनफैक्ट पिछले क्लासेस में आपको बता भी रखा था, और ये तो सबको ही जानते हैं आप लोग। इनफैक्ट पीजी का जब एग्ज़ाम देने वाले हैं, लाइक सीपीटी का, तो इतना तो सबको पता ही होगा। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, वही उड़ीसा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कौन सा नहीं है? तो जो इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है, इसके बारे में जॉन रॉल्स ने बात किया था। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल के भी बारे में बात करते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स एक यूटिलिटेरियन नहीं थे, उपयोगितावादी चिंतक नहीं थे। तो जॉन रॉल्स ने कभी भी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात नहीं किया है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। What does the term quasi-federal mean in the context of Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वाजाई फेडरल का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड टर्म है, बहुत लोग इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं बार बार। देखिए, क्वाजाई फेडरल का ये मतलब नहीं होता कि सेंटर और स्टेट के पास बराबर बराबर पावर है। इसको तो फेडरलिज्म कहा जाता है। क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है कि एक फेडरल कंट्री है, मतलब वहां पे स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है। ये चीज को मैं मानता हूँ, ये चीज होता है। लेकिन आप देखिएगा तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है, मतलब सेंटर की ओर झुकाव होता है, टिल्ट सेंटर की ओर होता है। तो इसको क्वाजाई फेडरल कहते हैं, जहां पे सेंटर स्टेट दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन आपका सेंटर को अधिक पावर होता है। तो फेडरल विथ यूनिटरी बायस इज द करेक्ट आंसर, कि फेडरल गवर्नमेंट तो होगा, संघवाद होगा, लेकिन वहां पे यूनिटरी बायस होगा, मतलब केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज्यादा ताकत होगी। ये होता है क्वाजाई फेडरल का मतलब। अब आपका स्टीफन ल्यूकस ने पावर के बहुत सारे डिफिनेशन दिए हैं, बहुत सारे टाइप्स दिए हैं। तो स्टीफन ल्यूकस का जो पावर के टाइप्स हैं, ये कौन से हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका फॉर्मूला है याद करने का। ओके, इन्होंने VHI पावर के बारे में बात किया है। V से विजिबल पावर के बारे में, H से हिडन पावर के बारे में, और I से इनविजिबल पावर के बारे में। कभी मैं अगर इस पर डिटेल वीडियो आपको बनाऊं तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जो विजिबल पावर है, जो आपका हिडन पावर एंड इनविजिबल पावर है, इन सब के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। What is the term for a system where the head of the state is elected for a fixed term? अब कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे हेड ऑफ स्टेट फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? तो बड़ा सिंपल सा है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो हेड ऑफ स्टेट आपका मेनली प्रेसिडेंट होता है। तो ये फिक्स टर्म के लिए हमेशा होता है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा एक रिपब्लिकनिज्म में, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होता है वहाँ देखने को मिलेगा। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर हम लोग आंसर करें तो सबसे सटीक आंसर आपका रिपब्लिकनिज्म होगा। ओके, रिपब्लिक गवर्नमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे फिक्स टर्म के लिए हेड ऑफ स्टेट का चुनाव किया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट है सरप्लस वैल्यू का, ये किससे एसोसिएटेड है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग इसको गलत आंसर करते हैं। अब यहाँ सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कार्ल मार्क्स ने इंस्पायर होके दिया था डेविड कार्डो, जो है आपका रिकार्डो से। ये तो जो है आपका रिकार्डो से। तो रिकार्डो ने सबसे पहली बार जो है सरप्लस वैल्यू की थ्योरी दी। तो अगर सिर्फ रिकार्डो भी ऑप्शन में लिखा हुआ होता तो रिकार्डो आंसर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हम लोग कार्ल मार्क्स आंसर करेंगे। भले ही कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो के बाद में थ्योरी दी, लेकिन सरप्लस वैल्यू की थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कार्ल मार्क्स से ही पढ़ते हैं। पर यह पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू की थ्योरी किससे प्रभावित होकर दी थी, तब आंसर आपका रिकार्डो हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। आगे हम लोग चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन लिबरल नेशनलिज्म? इंडियन नेशनल लिबरलिज्म का फादर किसको कहा जाता है?
तो देखिए, सुरेंद्र जो आपके सुरेंद्रनाथ जो आपके बैनर्जी हैं, जिन्होंने जो बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जो आंदोलन आपका लड़ा था, बंग भंग आंदोलन लड़ा था, या जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, तो वही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में अपने बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में किसने बात किया है? तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात किया है आपका मॉन्टेस्क्यू ने, ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट जो स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये किताब भी मॉन्टेस्क्यू का ही लिखा हुआ है, और यही आपका उसमें बात करते हैं। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है ये गलती फ्रेम हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो क्वेश्चन नंबर 87 है, यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट एज ऑफ नाउ। तो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जस्टिस हरीश टंडन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ गलती से इसमें लिख दिया है था मैंने, तो इसको इसके लिए क्षमा चाहूंगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्टिस हरीश टंडन होगा अभी के हिसाब से देखा जाए तो। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? राजनीतिक समानता का। राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का एक वोट है और उस एक वोट का एक वैल्यू है। तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज ओनली द पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर आप लोग सच में पॉलिटिकल साइंस के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल है। आपको बुक भी आपके घर में फ्री में भेज दिया जाएगा, जो कोर्स के नोट्स हैं उससे रिलेटेड। और आप जितना 4 साल में नहीं सीखे, उससे ज़्यादा आप हमारे कोर्स से सीखेंगे। तो आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के साथ साथ आपको नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप विश्वास मानिए कि आप यूजीसी नेट का आपका फाउंडेशन, पीएसआर का जो पीएसआईआर का आपका फाउंडेशन है, उड़ीसा पीसीएस के लिए सभी एग्जामिनेशन जो है, उसके लिए आपका एक फाउंडेशन, एक आपका बेस बन जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस का आपको ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। तो आप हमारे कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। उड़ीसा के बहुत सारे लोग हैं हमारे कोर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच किया गया है? हॉब्स का जनरल विल है, रूसो का लेविएथन है, जेस मिल का ऑन लिबर्टी है, लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉक जो है ना, उन्होंने कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा करेक्टली मैच इसमें पूछा जा रहा है, तो जेस मिल ने ऑन लिबर्टी नाम का बुक लिखा है, ये करेक्टली मैच है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जनरल विल जो है ना, ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? तो ये रूसो से जुड़ा हुआ है, लेविएथन हॉब्स से जुड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये आपका रूसो से जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो जनरल विल किसने दिया? तो जनरल विल दिया है आपका, अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट विथ फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका हॉब्स से जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, उस तरह से करके इसमें लिखा हुआ है। तो ऑन लिबर्टी वाला मेन हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि किस अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेक्युलर ये हमारे प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया? तो ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, और इसी के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीन जो है वर्ड्स को जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया? तो अरिस्टोटल ने दिया था। लेकिन रूल ऑफ लॉ को बहुत ही बेहतर तरीके से, इनके तीन प्रिंसिपल को, एक ब्रिटिश जूरिस्ट, एक बहुत बड़े जो ब्रिटेन के जो विद्वान थे, उन्होंने बताया था। उनका नाम था एवी डाइसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एवी डाइसी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी इसमें से कौन सा है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, तो आर्टिकल आपको 36 से 51 तक देखने को मिलेगा डीपीएसपी का। अब यहाँ पे कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। जैसे फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है, ये आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेगा, ये 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 14 को अगर आप देखिएगा, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 बात करता है। तो ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए आपके आर्टिकल्स हैं। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, ये आपका जुड़ा हुआ है डीपीएसपी से, ध्यान में रखिएगा। कौन सा जो आपका कमीशन है, उन्होंने पंचायती राज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकमेंड किया था, हमारे इंडिया में रिकमेंड किया था आमतौर पर? तो सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है।
जो कोठारी कमीशन है ये एडुकेशन से जुड़ा हुआ है, मंडल कमीशन ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी कमेटी, ये जितनी भी कमेटीज़ हैं, जे भी के राव कमेटी, ये सब आपके पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, ये बुक किसने लिखा है? तो भाई हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इतना तो मालूम होना ही चाहिए, हांस जे मॉर्गनथाउ ने इस बुक को लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी का क्या मतलब होता है? तो इलेक्टोरल लिटरेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको वोटिंग राइट्स और वोटिंग प्रोसेस के बारे में मालूम हो कि आखिर वोट कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1876 में इनफैक्ट जो इंडियन एसोसिएशन है इसको प्रिकर्सर कहा जाता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपको पता होगा कि आईएनसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ओके, इसको 1885 में बनाया गया था। आपको एओ ह्यूम इसके फाउंडर माने जाते हैं, और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे, वमेश चंद्र बैनर्जी, आपको ये भी मालूम होगा, राइट। तो ये जो इंडियन एसोसिएशन है ना, ये प्रीकर्सर माना जाता है, मतलब यही बाद में चल के इसी में लोग जुड़ते गए और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये चीज़। तो इसको जो है ना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस एसोसिएशन को जो है शुरू किया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल, सॉरी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ओके, राइट टू इक्वालिटी और तो आपको मालूम ही होगा, ये आर्टिकल 14 है, एडुकेशन वाला 21A है। राइट टू रिलीजन ये 25 से लेकर 28 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्कल सम्मिलनी ये प्राइमरली किस पर्पस के लिए बनाया गया था? तो आपको पता है कि 1 अप्रैल के दिन हम लोग उड़ीसा दिवस मनाते हैं। हमारा उड़ीसा जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था, और 1936 में उड़ीसा बना था, आपको मालूम हो। अब ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो उत्कल सम्मिलनी था, ध्यान रखिएगा, इसको उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट के डिमांड के लिए इसको बनाया गया था। तो क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट उड़िया स्टेट, उड़िया प्रोविंस, ये होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आपका कौन सा राइट सस्पेंड नहीं होता? तो देखिए, आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता, मतलब राइट टू लाइफ को सस्पेंड नहीं किया जाता। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस चीज़ को जो है वो तय कर लिया गया था कि इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सबसे पहला जो आपका विमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी। अगर ये पूछता कि पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट, पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तब आंसर सरोजनी नायडू होता, वो बनी थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनी बेसेंट आमतौर पर अगर ये नहीं पूछा गया कि इंडियन महिला बताइए, तब आप एनी बेसेंट ही आंसर करेंगे। बहुत अच्छी महिला थी, बहुत ही बड़े बड़े काम इन्होंने हमारे भारत के लिए कहे जो है किए हैं। इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अगले बार से कोशिश करूँगा और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए। तो उड़ीसा के लोग सच में बहुत प्यारे होते हैं, और हमेशा से आप सब ने सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि एल्गोरिदम में वीडियो जो है रिकमेंड हो, बाकी लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। जय जगन्नाथ सबको।